नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची और आज एक तरह से कहा जाए जो पूर्णिया में रैली हो रही है वो इंडिया गठबंधन की पहली रैली के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 10 घंटे ईडी ने पूछताछ की और आज तेजस्वी यादव ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जो तारीख चुनी गई है 30 तारीख, क्योंकि पहले से तय था कि राहुल गांधी की जो रैली है वो पूर्णिया में होनी है, यानी कि जो गठबंधन है उसकी रैली दरअसल होनी है और उससे पहले तेजस्वी यादव को ईडी के दफ्तर बुलाया गया। जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी प्लानिंग ये कि पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लालू यादव को पहले ईडी के दफ्तर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लंबी पूछताछ उनसे हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव, ताकि एक ये मैसेज दिया जा सके कि ना तो यात्रा का उतना असर हो रहा है और ना ही इंडिया गठबंधन एकजुट है। और इसीलिए आप ये देखिए कि वहां पर जो महागठबंधन के जो दल हैं वो नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी जो फिलहाल रैली चल रही है पूर्णिया में और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो लोग और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के, लेफ्ट से लेकर आरजेडी के, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। जो नेता हैं वो मंच से मौजूद हैं तमाम दलों के। उससे ये सीधा मैसेज ये गया है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी कोई असर वहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पहली बार राहुल गांधी ने, अब तक हमने देखा कि नीतीश के ऊपर सीधा हमला उन्होंने नहीं किया, लेकिन पहली बार मंच से पहले उन्होंने एक जोक क्रैक किया नीतीश कुमार को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि भाई 15 मिनट के बाद ही वो गवर्नर ऑफिस अपने मफरल लेने के लिए लौटे और गवर्नर ने कहा कि अभी तो 15 ही मिनट हुए हैं, तो उनकी स्थिति इस तरह की हो गई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की जब राहुल गांधी बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें नीतीश की जरूरत नहीं है, बिना नीतीश के वो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके इतर आप ये देखिए कि ईडी का खेल किस तरह से चल रहा है और साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव की 2024 की तैयारी बीजेपी किस तरह से कर रही है। उसको पता है कि राम के नाम पर उसे उस तरह से वोट नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए बिहार से लेकर झारखंड से लेकर तमाम जगहों पर जो सिलसिला ईडी का चल रहा है और जिस तरह से विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट करने का जो सिलसिला जारी है, वो इस सब कुछ बताता है कि कैसे और किस तरह से 2024 में 400 पार का जो उसने जुमला गढ़ा है वो हासिल करने जा रही है। उसी के साथ मैं आपको ये बताऊं, एक छोटा सा चुनाव, हालांकि चंडीगढ़ के लिहाज से देखें तो वो बड़ा चुनाव है, लेकिन एक अगर हम देश के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिहाज से देखें तो एक छोटा चुनाव है। उसमें भी आप ये देखिए कि किस तरह की धांधली की गई है और धांधली का इल्जाम विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया है। ये बिल्कुल तय था क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वहां पर चुनाव जो है वो लड़ रही थी और उसमें साफ तौर पे लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन किस तरह से 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया और उसके बाद मेयर जो है वो बीजेपी का चुन लिया गया है और उसके बाद ही लगातार वीडियो वायरल है और लगातार वो तमाम बातें कही जा रही हैं। और ये तस्वीर आप जो फिलहाल देख रहे हैं, ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां पर राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, रैली वहां पर चल रही है, बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और हाथों हाथ राहुल गांधी को वहां पर लिया है। राहुल गांधी ने आज किसानों से भी मुलाकात की है और बिल्कुल उसी अंदाज में, एक तरह से किसान के रूप में वो नजर आए, वैसे ही उन्होंने गमछा अपने सर पर बांधा हुआ था। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जातिगत जनगणना की, देश का एक्सरे कराने की वो बात कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार की सियासत किस तरफ जा रही है। जो हुजूम जुड़ा है राहुल गांधी की यात्रा में, रैली में, और जो महागठबंधन के दल वहां पर मौजूद है, इंडिया गठबंधन के जो दल है वहां पर मौजूद हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार के जाने का वो असर वहां पर नजर नहीं आ रहा है और सीधा जो प्रहार आज राहुल गांधी ने किया है नीतीश कुमार पर, उसको किस तरह से देखा जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों को स्क्रीन पर ले आइए, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप देख सकते हैं राकेश अचल जी को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। यूसुफ अंसारी साहब, जाना माना चेहरा, सीनियर जर्नलिस्ट, लगातार आप उनको तमाम प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं। डॉक्टर सुनीलम है, किसान नेता हैं, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और जाना माना चेहरा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। यूसुफ साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूं, बिहार की जो तस्वीर है इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके हवाले से जो देखने के लिए मिल रही है और आज सीधा हमला
राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पे किया, पहले मजाक उड़ाया और फिर कहा कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जातिगत जनगणना, देश का एक्सेल कराने, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, वो तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कैसे आप इसको देख रहे हैं? गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, वो शुरू के 4-5 दिन में उनके साथ था इस यात्रा में, और वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका था, तो वहां पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स था। और खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल और अब बिहार में भी यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि जो समर्थन राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहा है, उस जन समर्थन को वोटों में कैसे तब्दील करे। यानी जो लोग यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको अल्टीमेटली मतदान केंद्रों तक लाना, उनसे कांग्रेस के पक्ष में वोट कराना, या जहां कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का कोई सहयोगी दल है, उसके पक्ष में वोट कराने का जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसकी कमी अभी कांग्रेस में दिख रही है। उसकी कमी दूर करने के लिए बूथ मैनेजमेंट के लिए आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश में कन्वेंशन कर रहे हैं, बूथ लेवल स्तर के कार्यों का वो करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरह नीतीश कुमार पर हमला बोला, ये स्वाभाविक है, और 2-3 दिन से राहुल गांधी चुप थे, मौके थे बोलने के, लेकिन वो नहीं बोले। लेकिन आज उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई गलत बात राहुल गांधी ने कही है। नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी थी रही सही, वो तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। डॉक्टर सुरीलम हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी जिस आंदोलन की बात करते हैं, जिस समाजवादी आंदोलन की बात करते हैं, उसका हिस्सा डॉक्टर सुरीलम बरसों से रहे हैं। वो उनके बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनके साथ उनकी पार्टी में वो रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार ने जिस मोड़ पर आकर गठबंधन को धोखा दिया है, वो भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है वाकया। और उसके बाद भी अगर राहुल गांधी खामोश रहे थे, तो उनकी खामोशी पर सवाल उठते कि भाई राहुल गांधी आखिर खामोश क्यों है। जो राहुल गांधी ने कहा कि जो कुछ हमें हासिल करना है वो हम नीतीश कुमार के बगैर भी हासिल कर सकते हैं, तो मुझे उनकी इस बात में कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आती है। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने, यानी एनडीए ने 39 सीटें 40 सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ एकमात्र सीट जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस के जो दूसरे सहयोगी दल थे, आरजेडी जो बड़ी पार्टी, बड़ा सहयोगी दल है बिहार में, वो एक भी सीट नहीं जीत पाया था। कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटें लड़ी थी। तो नीतीश कुमार के जाने का जहां की परसेप्शनल नुकसान हुआ है कि भाई इंडिया गठबंधन में कोई तारतम्यता नहीं है, कोई विजन उसका नहीं है, ये नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही है इंडिया गठबंधन के बारे में, और चूंकि वो इसके सूत्रधार थे, जनक भी कह रहा है अपने आप को, संयोजक से ऊपर उन्होंने बताया था, शुरुआत तो की थी, ये तो सच्चाई है, फैक्चुअली करेक्ट बात है। और ममता बनर्जी और केजरीवाल को कांग्रेस के नजदीक लाने में नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान था, वो ही लेकर के आए थे। अब वो चले गए हैं, तो गठबंधन तो अपनी जगह मजबूत है, उसका नाम भी नहीं बदला गया, सिर्फ नीतीश कुमार उसमें से गए हैं। ममता बनर्जी ने जरूर चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन को उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो एनडीए में नहीं गई है। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि साहब वो बीजेपी में चले जाएंगे, पाला नहीं बदलेंगे, हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ कुछ रहे। तो राहुल गांधी ने इस बात पे थ्रस्ट किया कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर जितनी सीटें हम जीत सकते थे, उतनी सीटें हम लालू जी के साथ मिलकर जीत सकते हैं। ये राहुल गांधी के कहने का लब्बो-लुआब है। मुझे लगता है कि देश में जो परिस्थितियां बदली हैं, और उन परिस्थितियों में जब लोकसभा चुनाव होंगे, आज के हालात जो बन रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि साहब 2 महीने आगे तक इस तरह के हालात बने रहे। लालू यादव या आरजेडी कांग्रेस के अकेले ऐसे दल हैं जिन्होंने कभी पाला नहीं बदला, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कभी उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया। बाकी नीतीश कुमार हो या लालू या मुलायम सिंह यादव हो, इन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बीजेपी का साथ दिया है, वो साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से एंड टाइम पे उन पर भरोसा रखने वाले जो लोग थे बिहार में, वो महागठबंधन जो है उसकी तरफ उनका झुकाव होगा। और ये भी इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी की अपनी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ के लालू यादव के साथ आ सकते हैं। ये सिर्फ कयास है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसका काउंटर भी है कि भाई जो सरकार में है वो सरकार छोड़ के क्यों आएंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा कि जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा उसके बाद जो चीजें होंगी। तो मुझे लगता ये है कि राहुल गांधी ने अब नीतीश कुमार पर जो हमला बोला है, उसके बाद जैसे अमित शाह ने एक जमाने में
बीजेपी के रास्ते बंद किए थे, सारे दरवाजे बंद किए थे नीतीश कुमार के लिए, तो वो काम गठबंधन में राहुल गांधी कर रहे हैं कि साहब नीतीश की संभावना कि कभी हो इन फ्यूचर में वो संभावना खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के आसपास रहना है। आज वो एंट्री उनकी हुई जी है और पहली रैली हो रही है, तो सासाराम से होते हुए यूपी में 1 हफ्ता होने लगेगा। तो इस हफ्ते में क्या रेस्पॉन्स मिलता है राहुल गांधी की यात्रा को, और आरजेडी कितना सपोर्ट राहुल यादव की कितना सपोर्ट कांग्रेस को करती है, उससे कुछ चीजें क्लियर होंगी कि यात्रा का क्या फायदा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आरजेडी को मिलेगा। तो इस पे थोड़ा सा वेट एंड वर्क जी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्रीलम, लेकिन हमने तस्वीरें अभी देखी जब यात्रा आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी जब गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे तो हमने झंडे देखे, जो तमाम दल वहां पर मौजूद हैं बिहार के गठबंधन में, उन तमाम दलों के हमने झंडे वहां पर देखे और इसका इंतजार था। एक मैसेजिंग भी होती है और परसेप्शन की राजनीति की जाती है देश में, भारत में, ये सबको पता है। और उस परसेप्शन की राजनीति कहीं ना कहीं करने में फिलहाल जो पूर्णिया की जो रैली है और जहां जिस तरह से दूसरे दलों के नेता भी मंच से नजर आए, झंडे भी नजर आए, कार्यकर्ता भी नजर आए, तो एक मैसेज देने की कोशिश तो पूरी तरीके से की गई है। लेकिन आज तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी कर रही है। अगर वो पूछताछ के लिए वहां नहीं गए होते और कल लालू को नहीं बुलाया गया होता तो हो सकता है कि वो लोग भी मंच पर होते और उससे एक बड़ा मैसेज जाता। क्या आपको लगता है कि ईडी का ये जो तमाम खेल है ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि आप चंडीगढ़ की बात देखें, आप एक छोटा सा चुनाव मेयर का, उसमें भी नहीं चाहती है बीजेपी कि वो भी 2024 से पहले ये मैसेज जाए कि देखिए इंडिया गठबंधन वहां का चुनाव जीत गया। उसमें भी धांधली का आरोप विपक्ष लगा रहा है कि धांधली की गई है, 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया है और वो चुनाव जीत लिया गया है। तो ये भी कहना है कि अगर छोटे चुनाव में ये किया जा सकता है तो देश भर का जब चुनाव होगा 2024 का, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। आज की इस रैली को और वहां से इस निकले मैसेज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैसेज तो एकदम साफ है। स्क्रिप्ट राइटर तो अमित शाह हैं और उनकी एजेंसियां जो हैं उसको लागू करने का काम करती है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। तो ये बात एकदम सही है कि पूरा जैसा वो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी तरीके से है पूरी देश और दुनिया के सामने आती है। लेकिन असल में वो ये इस बात को भूल जाते हैं कि फाइनल राउंड के अंदर तो जनता ही है जो सब कुछ तय करती है। जेपी ने ये कहा था कि जब आपको लगे कि किस दिशा में जाना है ये तय नहीं कर पा रहे हो या आपको एक भ्रम की स्थिति हो तो आप लोगों के बीच आए, आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आपको दिशा भी मिलेगी। और हमने ये देखा है कि पिछली जो यात्रा हुई गांधी की को भी जबरदस्त प्रतिसाद मिला, लोगों ने साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं। और मैं ये कहना आपसे चाहता हूं कि जो भी जो बड़ी पार्टियां उसके नेता कल आप तेजस्वी यादव ही करेंगे, यात्रा के बाहर रहे तो अखिलेश भी करेंगे, सभी लोग जो है ये इंडिया गठबंधन के हों चाहे एनडीए के हों, सभी लोग गांव के पहले अपने लोगों के बीच में जाते हैं। तो जब लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको समर्थन मिलना पूरी तरीके से लाजमी है। ये बात मैं जरूर कह सकता हूं क्योंकि मैं कुछ समय पहले पटना के अंदर था, तो ये बात जरूर कह सकता हूं कि उस समय जब कि ईडी के समन की बात नहीं थी, लालू यादव जी वहां पर थे, तब ये बात वहां पर जरूर चल रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा के अंदर लालू यादव, तेजस्वी यादव उसके अंदर जरूर शामिल होते, क्योंकि ये गठबंधन इसके अंदर लगातार लालू यादव जो हैं वो इसके साथ में खड़े रहे हैं और कांग्रेस जो है वो लालू यादव जी के साथ में रही है, इसमें कहीं डिफेंड नहीं है। तो इसलिए समर्थन मिलना तो पूरी तरीके से लाजमी है। देखिए, हर जो बिहार कोई मामला भी है सब सीधे सीधे अब प्रो बीजेपी, प्रो मोदी और एंटी बीजेपी पूरा मामला है। और इसलिए जो बात राहुल गांधी जी ने बात कही है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जो उनका ट्रेंड है, जो लोग मोदीवादी हैं तो वो मोदी के पक्ष में ही वोट देने वाले थे, तो उसके अंदर कोई नीतीश जी वहां पर हैं तो कोई वोट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं है तो बहुत ज्यादा वोट घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग बीच में एक लाइन खींची हुई है और ये लाइन बहुत डीप रूटेड है, ये गांव गांव तक है। क्योंकि बिहार के अंदर जो है
संगठन है। आरजेडी का सबसे ज्यादा से मजबूत, सबसे गहरा संगठन है। बाकी कुछ इलाकों में नीतीश जी का अपना संगठन है। बहुत कम इलाकों के अंदर कांग्रेस का संगठन है। लेफ्ट का संगठन मैं ये कह सकता हूं कि आरजेडी के बाद में विशेष तौर पर सीपीआई एमएल जो है उसका बड़ा एक संगठन है। कम से कम गरीबों के बीच में उसका एक बड़ा जनाधार है। तो हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं कि जो नतीजे, जो कुल सीट्स हैं बिहार की, उसमें जो कुछ नीतीश जी को मिला था वो उससे कम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अपोजिशन की ताकत वहां पर बढ़ेगी। अगर जेल के अंदर पहुंचाने का काम हो जाता है, मुझे लगता है तो एकदम वेव पैदा हो जाएगी और उसके आगे एक तरीके की सुनामी पैदा होगी। अगर तेजस्वी और लालू जो हैं, क्योंकि लालू जी तो आते जाते रहे तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लोगों ने मान ही लिया है ना। बस उनके बारे में खास बात यह है कि कितना भी अंदर ले जाओ वो टूटने वाले नहीं हैं, अपनी बात से बदलने वाले नहीं हैं। ये बात उनके बारे में, और वे जो लोग पूरे कन्विंस्ड हैं। और लेकिन अगर जो है तेजस्वी के ऊपर हाथ डाला जाता है, अगर गिरफ्तारी होती है, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा। और शायद इसी डर से अभी तक जो है उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया है। नहीं तो तलवार तो बहुत पहले से ही लटक रही है। लेकिन आप सीनरी को पूरा देखिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो बात पहले भी कही गई है, कि देखिए राम मंदिर की जो लहर थी, पहले लग रहा था कि रामलला के माथे से ही जो है, उनके माथे से ही ये चुनाव जीतने का काम हो जाएगा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लाल जो राम जो लहर है वो कितनी सतही साबित हुई। हालांकि अभी भी इन्होंने वो मोर्चा छोड़ा नहीं है। मैं कल नागपुर के अंदर था, कलकत्ते से नागपुर आया, वहां से भोपाल आना था, सब ट्रेनें कैंसिल हैं। आज की तारीख में 50 ट्रेनें कैंसिल हैं। मतलब सब जो भी ट्रेनें हैं वो सब जा रही हैं अयोध्या के लिए। इस तरीके का पूरा अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, पूरा पैसा झोंका हुआ है। लेकिन जो कुछ भी बनना था वो बन चुका। अब उसके आगे जो है आप देख रहे हैं कि जो के करके आप चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि जो ममता जी के यहाँ पर जो चल रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष जाता है और रहता है। अगर एक रूलिंग पार्टी जो दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर है और वो कार्यक्रम करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब है और खुद ही पत्थर उठाती है। आप मतलब की वीडियो क्लिप्स देखेंगे तो आपको साफ साफ तौर पे दिखलाई पड़ेगा कि वो खुद उकसावे का काम कर रहा है और खुद ही जो है लोगों से पत्थर चलवाने का काम कर रहा है। एक देखिए। दूसरा आप देखिए, आप यहाँ पर जो है तेलंगाना में सरकार बन गई है तो वहां पर बजरंग बली का कोई झंडा हटा दिया गया है, तो उसको लेकर के आंदोलन वहां का बीजेपी का चीफ ने चालू कर दिया है कि जब तक वो झंडा नहीं लगेगा तब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। आप मतलब एक एक चीज पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं पर भी ओपोजिशन की सरकार है, उस सरकार को काम ना करने देना। और सीधे सीधे इसका तो झारखंड का तो एकदम पूरा का पूरा ही आपको पड़ रहा है। अगर गिरफ्तारी करने का मामला था तो इतना तब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। चीफ मिनिस्टर था, है ना, अपने ऑफिस में था, आप गिरफ्तार करना चाहते थे तो सीधा आप कर सकते थे। लेकिन उसकी इतनी हवा बना देना, उसको इतना वेलन की भाग रहा है, छुप रहा है, डरपोक है और जो है भ्रष्टाचारी है ना, ये सब जो है ये एक स्क्रिप्ट का ही पूरा का पूरा ये अनफोल्ड करने का पूरा मामला। लेकिन मुझे लगता है कि जो यात्रा को लेके उत्साह है, जो जो आगे यात्रा की वो लगातार बढ़ता चला जाए। असल में जो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि पिछली बार जब यात्रा हुई थी और कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू हुई थी, मैं भी ये कहा कि चाहिए कि ये जितने गठबंधन के साथी हैं सबको ऑन बोर्ड लें और सबके साथ मिलकर के यात्रा करने का काम करें। तब तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है और हम सबको बुलाना चाहते हैं, उस तरीके से शुरू किया। लेकिन आखिरी में जाके कश्मीर में जाके इन्होंने सबको बुलाने का काम किया था। और जब सबको बुलाने का काम किया तो मुझे लगा कि अब एक तरीके से कोर्स करेक्शन कर लिया है कांग्रेस ने और आगे जो भी कार्रवाई करेगी कम से कम 2024 के चुनाव तक वो सब में मिलके करेगी। लेकिन फिर ऐसे ही हुआ, न्याय यात्रा की घोषणा उन्होंने कर दी और न्याय यात्रा की घोषणा उन्होंने कर दी कि भाई ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। अरे आप इसी को आप इंडिया गठबंधन के अंदर जो है अगर आप कर लेते और उसके जितने भी जो भी लीडर आ सकता था, किसी भी स्टेट में आ सकता था,
तो उससे संख्या में भी इजाफा होता, एक यूनिटी भी उसकी बढ़ती और बात बहुत आगे तक ली जा, क्योंकि अब जहां पर भाई अगर अगर माना कांग्रेस की ही है तो कांग्रेस का संगठन जी। होगा, उतनी ही उसको रिस्पांस मिलेगा। जनता जो है, क्योंकि जनता के साथ में आपको मालूम है कि खैर ठीक है, वहां पर अभी उस तरीके की खबरें नहीं आई हैं, जैसी कि खबर हम लोगों को आसाम में मिल रही थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिल रही थी कि पूरा रूट ही चेंज कर दिया, कहीं नहीं घुसने दिया, कहीं नहीं जाने दिया, है ना। लेकिन जी। जो है ये बराबर रहती ही है, तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि इसका खास ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक नब्ज के ऊपर हाथ रखा है। मैं आपसे एक बताना जी। चाहता हूं कि किसान आंदोलन जो है फिर से एक ऊर्जा के साथ में, अभी आपने ये देखा होगा कि जो संविधान दिवस पर 26 नवंबर के 3 दिन तक पूरे देश के अंदर हमने 25 राज्यों के अंदर मतलब 15 से 50 हजार तक किसान 3 दिन तक जुटे थे, पूरे देश के अंदर। अब वो है कि भाई गोदे मीडिया दिखाता नहीं है तो हम लोग उसके अंदर लाचार हैं, लेकिन इसके बाद में जी। 26 तारीख को पूरे देश के अंदर 50 हजार से ज्यादा ट्रैक्टर्स हम लोगों ने, जो पूरी इसकी गिनती पूरी हम लोगों ने जारी की है उसकी, कि आप अगर उसे देखें तो बहुत बड़ा एक मतलब किसानों ने अपना ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को किया, और अब 16 फरवरी को जो है वो जनरल स्ट्राइक हो रही है। और मैं कैसा चाहता हूं, कई जैसे कोल है उसके अंदर टोटल स्ट्राइक होने वाली है, आपको तमाम जी। सारे जगहों पर, जैसे पंजाब है पूरा बंद हो, मतलब टोटल आपको हॉल्ट दिखलाई पड़ेगा पंजाब के अंदर, इस तरीके की तैयारी चल रही है। उस समय जी। राहुल गांधी किसानों के बोल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के सवालों पर बोल रहे हैं, और उन्होंने एकदम ठीक कहा कि जो जो पारित हुआ था लैंड एक्विजिशन के अंदर, वो पारित हुआ था कि कोई परियोजना अगर 5 साल तक पूरी नहीं होती है तो किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी जाएगी। ये कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन इसके हिसाब से जी। पूरे देश में कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा। माफ करिएगा, मेरा आंदोलन क्योंकि छिंदवाड़ा में भी है, अडानी पेज पावर प्रोजेक्ट को लेकर, वहां पर भी नहीं हो रहा। वहां पर किसानों ने अपनी जमीन तो ले ली, लेकिन उनको करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि कानून जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है कि किसानों की जमीन वापस होना चाहिए, क्योंकि समय से वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। तो एक उन्होंने जी। उस किसानों की कर्ज का जो सवाल है उसको भी वो उठाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान और मजदूर एक साथ आया है, ना केवल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बल्कि जितने उसका भी ट्रेड यूनियंस हैं या यूथ और जो जी। किसानों और महिलाओं के छात्रों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी सब साथ में आए हैं। और अभी हम लोग की 1 तारीख की इंटेलेक्चुअल्स के साथ मीटिंग है, देश के इंटेलेक्चुअल्स के साथ में बड़ी मीटिंग है 1 फरवरी को शाम को, और हम देश भर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जी के चलते एक देश के अंदर एक माहौल खड़ा हो रहा है कि जो आज तो गांधी जी के हत्या का दिन है, शहादत दिवस है, और आज जो है नफरत और घृणा के खिलाफ में जो व्यक्ति खड़ा है, तो उसको समर्थन मिलना स्वाभाविक है, मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर श्रीलम जी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। राकेश जी, बहुत देर से तमाम दोनों का आपको सुना, उन्होंने मुझे भी। तो राकेश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ हम ईडी की कार्रवाई हम ये देख रहे हैं, और हमने देखा कि कल भी जब लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बाहर थे, और आज जब तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है तब भी हमने कार्यकर्ताओं का हुजूम हमने वहां पर देखा है। तो एक तरह से एक सिंपैथी, एक तरह का एक इमोशनल कनेक्ट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब से नीतीश कुमार गए हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनका आरजेडी के साथ और बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भी, अभी राहुल गांधी बिहार में मौजूद हैं, कई दिन अभी वहां पर वो रहने हैं, देखना है कि क्या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और बड़े नेता और क्या उनके साथ आते हैं, यात्रा का हिस्सा उस तरह से बनते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एक सिंपैथी भी क्या इन लोगों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार का जाना फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये तो पलटू राम है, ये पलटते रहे। खुद नीतीश ने अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ कितना नुकसान किया, 115 से 45 पर आकर सिमट गए, और अब लग रहा है शायद और उनका कुछ नुकसान होगा, जिस तरह की स्थिति लग रही है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे आंकते हैं? तो सुना, और मेरा जहां तक सोचना है वो ये है कि ये जो चुनाव 2024 का, ये सहानुभूति के आधार पर तो लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है।
सहानुभूतियां आएंगी जाएंगी, किसी की गिरफ्तारी से सहानुभूति मिल सकती है, किसी के दल बदल से सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना है। एक तरफ मुद्दा है वही इस देश को एक रंग में रंगने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, और दूसरी तरफ मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता का। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि पिछले 10 साल में जो सत्तारूढ़ पार्टी हमारे देश में है, उसने जो डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला अंग्रेजों वाला था, उसको इतनी चालाकी से और इतनी मुस्तैदी से पकड़ा कि न सिर्फ विपक्ष को तोड़ा, न सिर्फ समाज को तोड़ा, यहाँ तक कि अब घरों को तोड़ दिया है। और इस डिवाइड एंड रूल के खिलाफ अभी सुनीलम जी कह रहे थे कि हमने किसानों को इकट्ठा किया, निश्चित किया। किसान ने तो 1 साल तक आंदोलन इस देश में किया, लेकिन वो आंदोलन इस सत्ता परिवर्तन में कहीं भी सहायक नहीं हुआ। किसान आंदोलन के बाद जितनी भी सरकारें बनी राज्यों में, आपने देखी कि क्या हश्र हुआ उनका। और उसके बाद जो सरकारें चल रही थी, जनादेश साथ चल रही थी, महाराष्ट्र की हो या हाल में बिहार की सरकार है, उसके साथ सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया, उसने जितने सहयोगी दल थे दूसरे गठबंधन के, उनको तोड़ा। पहले महाराष्ट्र में तोड़ा, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, अब बिहार में आके उन्होंने आपके जेडीयू को तोड़ लिया। तो ये जो डिवाइड एंड रूल से लड़ने के खिलाफ जो रणनीति की जरूरत है, शुरू में यूसुफ भाई ने कहा था कि ये अभी मेरे को लगता है कि विपक्ष के पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो ग्रास रूट लेवल तक जाकर के और इस असंतोष के खिलाफ, इस नाराजगी के खिलाफ जो सत्ता प्रतिष्ठान के को लेकर के पूरे देश में है, उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, चारों दिशाओं में है, लेकिन इसे एकीकृत नहीं कर पा रहे हैं। घटनाक्रम अच्छा है, न्याय यात्रा निकल रही है, बिल्कुल इससे एक मोबिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में इस देश में इस तरह की कोई यात्रा किसी राजनीतिक दल ने नहीं निकाली। ये जो इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी दलों का दर्द हो, इसीलिए बार बार ये कसक, अभी सुनीलम जी ने भी ये शिकायत की कि अच्छा होता कि वो लेके इस यात्रा को निकाल। लेकिन क्यों अच्छा होता, वो एक राजनीतिक दल है, उसने अपना एक प्रोग्राम, बड़ी बड़ी पार्टी है, भले ही उसके संख्या दल में आप भूल जाइए, लेकिन एक विचारधारा की दृष्टि से और एक पहुंच की दृष्टि से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसने अपना कार्यक्रम पेश किया कि हम यात्रा पर निकल रहे हैं। अब आप सहयोगी घटक हैं तो आपको ये उदारता दिखानी थी कि चलिए हम भी आपके साथ चल रहे हैं। अब यहाँ प्रतिष्ठाओं के प्रश्न जुड़ गए, कहीं बंगाल में जुड़ा हुआ है, पहले जो प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा था बिहार में जुड़ा था, वहां गठबंधन टूट गया, अभी बंगाल में बना हुआ है। पंजाब में कैसे लग रहा है कि गठबंधन टूट गया, लेकिन नहीं। वजह है कि अब जैसे जैसे क्षेत्रीय दल हैं वो बिखरे, वैसे वैसे भारतीय पार्टी का, केंद्र में सत्तारूढ़ दल का और उनके गठबंधन का काम बनेगा। तो इस समय मजबूरी है सारे विपक्ष की, सारे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनकी, उनका वजूद है, लेकिन वजूद पर संकट है। 2024 का चुनाव अगर विपक्ष न जीत पाया, जीतना तो दूर, अगर इनके बहुमत को कम न कर पाया, तो आप देखेंगे कि 2024 के बाद विपक्षी दलों का क्या हश्र होगा। अभी तो झारखंड में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी परेशान है, बिहार में लालू यादव का पूरा परिवार परेशान है। गांधी परिवार तो पिछले 10 साल से लड़ ही रहा है, कोई जमानत पर है, किसी के खिलाफ मुकदमा है, कोई पूछताछ में घिरा हुआ है। तो ये सब जब चल रहा है, जनता देख रही है, मतदाता देख रहा है, मतदाता लड़ना चाहता है, लेकिन संगठित कौन करे। अभी जैसे सुनीलम जी ने बताया कि 50,000 किसानों को इकट्ठा किया ट्रैक्टरों में लाके, बड़ी अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन वोट में तो बदलिए। वोट में बदलने की ताकत विपक्ष अभी शायद उसके पास नहीं है, और ये यात्रा जो निकली है ये शायद मोबिलाइज करे, शायद मतदाताओं की ज्ञान चक्षु खोले कि अब व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। अगर ये व्यवस्थाएं न बदली गई तो 10 साल में देश जितने आगे पीछे बढ़ा है सबको मालूम है, आने वाले दिनों में देश का क्या होगा इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। आज तो हम आपके साथ सम्मिलित बैठ के बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि 2024 के बाद ये स्थितियां भी हमारे हाथ से आएंगी, अगर हमने इस बढ़त को, सत्तारूढ़ पार्टी की जो धर्म ध्वजाएं इनकी यात्रा को न रोका तो। बुशरा जी बिल्कुल। और यूसुफ साहब, उसका खदशा, उसका डाउट जो है और उसका डर, मैं कहूंगी कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से अपने अल्फाज में दिखाया। उन्होंने कहा कि ये आखिरी चुनाव है
2024 का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे रशिया में होता है, जैसे पुतिन करते रहे हैं, वैसा ही फिर देश में होगा। और ये बात ना सिर्फ खड़गे ने अब कही है, लेकिन उससे पहले तमाम जो विश्लेषक हैं वो ये कहते रहे हैं कि एक तो 2024 का चुनाव एक बहुत असाधारण चुनाव है, दूसरा इसके बाद ना जाने क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लोकतंत्र संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को किस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ सवाल मेरा ये है कि क्या हम इंडिया गठबंधन को लेकर, विपक्ष को लेकर क्या ज्यादा हार्श है उनका क्रिटिसिज्म करने में, और क्या इंडिया गठबंधन ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हो पा रहा है कि बीजेपी के सामने वो एक मजबूत ऑल्टरनेटिव है? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई विचार लेकर के आएंगे, तो उसे क्रिटिसिज्म की कसौटी से तो गुजरना पड़ेगा। सवालों के जवाब दिए बिना आप सत्ता की राह को आसान नहीं बना सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन जो बनाया था, जिस मकसद से बनाया था, उस मकसद में अभी तक तो मुझे वो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने कहा कि क्या कोई नैरेटिव सेट कर पा रहा है? इंडिया गठबंधन ने अभी तक कोई नैरेटिव सेट नहीं किया है, सिवाय इसके कि हमें मोदी को हराना है, हमें बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, जिस तरह से वो प्रोमिसेस कर रहे हैं, वो प्रोमिसेस की डिलीवरी वो दिखा रहे हैं, उसकी काट इंडिया गठबंधन के पास क्या है? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके पास क्या है? जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना करते हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई मोदी जी ने 2014 में कहा था हम काला धन लाएंगे या हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है, उस पर मोदी जी को लिया जाता है लाइन पे कि भाई आपने कहा था, आपने वादा नहीं किया। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा इंडिया अलायंस उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, राहुल गांधी हर मीटिंग में उठाते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी ये भरोसा देने की पोजीशन में है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो वादे मोदी जी ने पूरे नहीं किए हैं वो वादे कांग्रेस पूरा करेगी? या और बहुत सारी बातें, जीएसटी को लेकर के तमाम तरह के सवाल होते हैं। पेट्रोल को जीएसटी में लाने का एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या कांग्रेस ये कहने की पोजीशन में है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम जीएसटी में लाएंगे? 2004 में कांग्रेस जीती थी, वो चुनाव हमने बहुत शिद्दत के साथ कवर किया था पैन इंडिया लेवल पर, यूपी बिहार जैसे कई राज्यों में कई महीने, 2 महीने लगातार रहकर मैंने कवर किया था। उस चुनाव की खास बात है, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि साहब सोनिया गांधी जैसी नौसखिया नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 50 साल के राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति को हरा देंगी। लेकिन उन्होंने एक करिश्मा कर दिखाया था। तो उस वक्त क्या था कि कांग्रेस का जो भी गठबंधन बना था चुनाव से पहले, उसके बाद एक कोहेसिवनेस थी, एक भाषा उनकी थी, एक सतत प्रयास थे और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी थी। वहां कांग्रेस ने कुछ प्रोमिस किए थे। देश भर में उस वक्त अलग अलग राज्यों की मांग उठ रही थी, तो कांग्रेस ने एक वादा किया था। उससे पहले कांग्रेस में अपनी कमेटी बनी थी प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में कि भाई जो राज्यों की मांग उठ रही है इसको कैसे हम एड्रेस करें। तो उसमें कहा कि भाई हम सत्ता में आएंगे, दूसरा आयोग बनाएंगे, एक वादा ये था। उस वक्त 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा कानून बनाया था, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी, और वो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा था। कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि पोटा जो है ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये काला कानून है, ये नागरिकों को परेशान करने के लिए लाया गया है, और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उस कानून को बदल देगी। आज कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किए हैं, जिन कामों पर का उल्टा नुकसान हुआ है, उनमें से एक को भी पलटने की बात कांग्रेस नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पर 370 डिलीवर किया नरेंद्र मोदी ने। बीजेपी का पुराना नारा था जब से बीजेपी बनी या जब से 370 अनुच्छेद ला था, हम उसे खत्म करेंगे। कांग्रेस ने इसकी बड़ी मुखालफत की, सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार गए हैं। तो क्या कांग्रेस की बात है? तो उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे 2019 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो नारा उछला, चौकीदार चोर है, यह कोई चुनावी नारा नहीं था, या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन ये इस पूरे मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। राफेल का एक मुद्दा या गौतम अडानी पर कोई बात कहे, किसी एक व्यक्ति को पकड़े, उससे चुनाव लड़ा। चुनाव के लिए सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कमियां कहां हैं, उन कमियों के मुकाबले आप क्या प्रोग्राम पेश करने जा रहे हो। मोदी जी 1000 साल का विजन दे रहे हैं, वो याद दिलाते साहब 1000 साल पहले क्या हुआ था और अब 1000 साल बाद क्या करेंगे। 2047 तक का मोदी जी ने कहा हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, संकल्प बनाएंगे। तो इनका जवाब कांग्रेस के पास क्या है?
आज की जनता जो है, वोटर जो है, वो सत्ता पॉलिटिकल पार्टी से चाहता है कि भाई हमारे लिए आप क्या करेंगे। वो मोदी जी कर रहे हैं और कह रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं एक अलग बात है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी तो ढंग से हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए जी। बुशरा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स में जनता, पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिनसे किसी पार्टी को वोट मिलता है और उसका एक परसेप्शन बनता है। सबसे नंबर 1 पर आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में कितना भरोसा है, उसका क्या विजन है, वो अपनी बात को कैसे लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, उनकी क्या प्रोमिसेस वो करते हैं, और उन प्रोमिसेस को, उसकी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए दूसरा स्टेप आता है उस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। हर पार्टी में नेता तो सिर्फ एक होता है, वो पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है, बाकी सब उस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मैनेजमेंट का काम करते हैं, कहलाते वो भी नेता है, वो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो अपने नेता के विजन को कार्यक्रम में प्रयोग कर जनता ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने कैसे पेश किया जाता है, ये काम पार्टी संगठन के बड़े नेता पदाधिकारी करते हैं और उसको जनता तक ले जाने का काम करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। जी। उसके बाद आते हैं पार्टी के सपोर्टर और पार्टी के सिंपैथाइजर। तो पार्टी के सपोर्टर और सिंपैथाइजर या बीजेपी के पास है, अभी राम मंदिर का निर्माण का 22 तारीख का सम्मेलन हुआ, आपने देखा पूरे देश में कैसे माहौल बनाया गया। इस पूरे देश में माहौल बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा रोल था पार्टी के सपोर्टर और सिंपैथाइजर का। मैं जानता हूं जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, उस सोसाइटी में और आसपास की सोसाइटी में जिनका जो बीजेपी के मेंबर्स नहीं है, सरकारी नौकरी में है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के वो सदस्य नहीं है, उन्हें पार्टी से कोई टिकट नहीं चाहिए, किसी बोर्ड की मेंबरशिप नहीं चाहिए, कोई लालच पार्टी से उन्हें नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि भाई हम चूंकि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे किसी काम से, हमारी किसी एक्टिविटी से हमारी पार्टी को फायदा पहुंचे, इसके लिए वो घर घर घूम के माहौल बना रहे हैं। इन मामलों में कांग्रेस और कांग्रेस के जो दूसरे सहयोगी दल है, उनका जो सपोर्टर है, उनके जो सिंपैथाइजर है, वो एक्टिव रोल अपनी पार्टी को आगे लाने में नहीं निभा रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। उसकी वजह क्या है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन का केंद्र बिंदु है, उसकी तरफ से कोई एक मोदी जी के जो व्यापक एजेंडा है, उसके बरस एक बड़ा एजेंडा वो पेश नहीं कर पा रहे हैं। वो डिलीवर क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद, ये सबसे बड़ी कमी है। जब तक वो एक बड़ा एजेंडा सामने नहीं आएगा, एक बड़ी चीज सामने नहीं आएगी, तब तक जनता को लुभाना उसके लिए नाकाम होगा। इस पर उन्हें एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की जरूरत है। वो बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल चाहे तो एक आध दिन बैठ के इस पर माथा पच्ची करें कि भाई हम क्या चीज कहें, कि क्या हम कहें जो उस परसेप्शन पर भारी पड़े जो बीजेपी, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बनाया है। ये बहुत जरूरी है। जब तक वो परसेप्शन नहीं बने मिलेगा तब तक नैरेटिव सेट नहीं होगा। जी, ओके। डॉक्टर श्रीलम, क्या आप यूसुफ साहब की बात से आप अग्री करते हैं? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन परसेप्शन नहीं बना पा रहा है? राहुल गांधी लगातार युवाओं से लेकर हर तबके के बीच में जाकर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनमें तमाम चीजों को वो बहुत गहराई से उसको रखते हैं। आज जैसे वो किसानों से मिले, ट्रक ड्राइवर से वो मिले, तो वो मुद्दे तो तमाम उठा रहे हैं, उनकी बात भी वो करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है एक कलेक्टिव नैरेटिव की कमी है? क्या आप यूसुफ साहब की बात से अग्री करते हैं, या आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम मीडिया के उस धड़े का हिस्सा हो रहे हैं अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बहुत बहुत या तो बैलेंस करता है या फिर पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है? जी, मुझे ये कहना है कि देखिए सेल्फ क्रिटिसिज्म तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम और हमारे जो साथी हैं अंदर भी पार्टी के बाहर भी, वो सब जो है आपका जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट करने की बजाय जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करने का काम खुद ही करते हैं। मेरा कहना यह है कि आखिरकार आप मुझे बताइए, अगर कर्नाटक के अंदर अगर जो नैरेटिव था, जो धरण था, वो नहीं तोड़ा गया होता और जो गारंटीज 5 दी थी, अगर वो गारंटी हर वोटर के यहाँ पर नहीं पहुंचाई होती तो क्या कर्नाटक के अंदर सरकार बन जाती? क्या आपको मैं ये कहना चाहता हूं, है ना, क्योंकि मैं उससे को बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। तेलंगाना के अंदर मुझे लगता है कि
जिसे लोग कहते हैं ना, फ्रीबीज कह दीजिए या सब्सिडीज कह दीजिए या लोगों की मदद कह दीजिए, चंद्रशेखर राव ने जितने अलग अलग सेक्शंस को जितनी मदद की हिंदुस्तान की किसी सरकार और चीफ मिनिस्टर ने नहीं की, उसके खिलाफ भी एक पूरा नैरेटिव बना लिया गया और उसको हरा लिया गया। तो ये तो कार्यकर्ताओं ने ही किया, ये तो नहीं किया, ये तो एक गठबंधन ने ही किया। और अगर आप ये देखते हैं, चाहे के अंदर गठबंधन खड़ा हुआ है और आपने ये देखा कि शिवसेना जो है, आप पूरा का पूरा शिवसेना खाली कर दी 50 खोखे की सरकार कुछ हो रहा है, इसके बाद भी वहां पर गठबंधन बना हुआ है। तो ये कोई छोटी बात है क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि जो असल में गोदी मीडिया जो है उसके पास में एक तो है जो नैरेटिव जो है सेट करता है, लोग बनाने का काम करता है। दूसरी बात यह है पूंजी की इतनी बड़ी कमी है, इतने नितांत हम लोग जो है, आप सोचिए अगर हम लोगों की स्थिति ये आ गई है, हम जन संगठनों की बात कर रहा हूं कि कहीं पर कोई किसी स्तर के ऊपर मदद नहीं है, सब लोग अपने छोटा 1000-2000 रुपए इकट्ठा करके ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने ठहरने का इंतजाम, अपने खाने का इंतजाम, अपना सब चीज का इंतजाम, सब कुछ खुद करने का काम कर रहे हैं। कहीं से कोई भी मदद नहीं है। मतलब कि हर जो भी ऑपोजिशन के जो ऐसे लोग थे जो कर सकते थे, उन सब लोगों के या पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिए, चाहे गांधीवादी संस्थाएं हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो भी नॉन बीजेपी या नॉन आरएसएस संस्थाएं हैं, उनको सबको पूरी से रिसोर्स विहीन करने का काम उनके लीडर्स को। आपको याद क्या, हमें नहीं करना चाहिए कि नोटबंदी कब हुई थी और क्यों हुई थी? नोटबंदी इसलिए हुई थी कि उस समय का चुनाव था और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के में जो भी रिसोर्सेज जहां पर भी थे, उन सब लोगों को ड्राई आउट करने के लिए उस समय ये कार्रवाई की गई थी। और अब उनके पास पूरा एक तरफा पैसा, और पैसा इस तरीके का है कि मैं जिस जगह से, मैं जहां से चुना हूं और मैं जीता हूं, 1% वोट से जीता, 60% वोट से, एक बार 4 लाख से जीता, एक बार 5 लाख रुपए से जीता। आज की तारीख में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, इतना अनइवन फाइट हो रही है, बावजूद भी जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं एक फासिज्म रोकने की, या जो लोग एक हैं या जो सांप्रदायिकवादी हैं या जो हत्यार हैं, उनको रोकने की जो पूरी कोशिश हो रही है, मतलब एक तरफ पूरा अडानी अंबानी का पैसा चल रहा है, हमारे यहाँ पर उस तरीके से अभी तक वो नहीं बना है कि जो है लोग मदद करें। छोटी मोटी लोग मदद करते हैं, लेकिन 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और 500 रुपए से बात नहीं बन रही है पूरी तरीके से। मेरा कहना यह है कि इस अनइवन फाइट में, इस रिप्रेसिव माहौल में, कि अगर मैं हूं, अगर काम शुरू किया हुआ है तो फेसबुक जो है 5 बार ब्लॉक कर चुका है। आप कुछ भी आप कर लीजिए। आज सुबह से वो राकेश पाठक जी बैठे हुए थे वहां गांधी भवन के अंदर, यूट्यूब के ऊपर जितनी पुरानी मतलब जितनी जो पुराने उनके हैं मैसेजेस, उसके ऊपर हजारों की है, और ये जो बैठे हुए हैं इसके ऊपर जो है 10, 20, 25 नहीं पहुंच रहा है। मतलब कि मेरा ये है कि चौतरफा हमला है, और इस हमले को से जूझता हुआ इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस प्रयास के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जनता जहां जहां पर वो प्रयास में खड़ी हो पाती है, वो खड़ी हो जाती है, और जो है एक तरीके से मतलब बेड़ा पार कर देती है। चाहे वो हिमाचल के अंदर हो, लोग करते हैं, लेकिन अब सब जगह पर अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम उनके पास है, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो पास है। आप ये देख रहे हैं कि चंडीगढ़ का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं, और ये बात मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, पिछली बार जब बिहार के अंदर चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जितने कम मार्जिन पर जो है तेजस्वी यादव की हार जनता के बीच में, मैं उस समय एक महीना, और मैंने देखा कि बिल्कुल हवा थी, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने का काम करेंगे। आखिरी में मैनिपुलेशन हुआ। उस मैनिपुलेशन के अंदर जो है हमारे जैसों की राय थी कि भाई आपको एकदम घेराव करके बैठ जाना चाहिए, है ना, निर्वाचन अधिकारियों का, लेकिन आरजेडी ने उस समय नहीं किया। ऐसे ही अखिलेश जो है उनके साथ में हुआ,
उनके साथ में भी सरकारी मशीनरी और तमाम किस्म के जो गड़बड़ियां हुई। अब सवाल ये है, देखिए ये लोग इस तरीके के लोग हैं, खड़े होकर के जैसा पथराव कराने का काम जो चल रहा है बंगाल के अंदर, ये लोग पूरी की पूरी, आपके पास अगर बड़ा क्राउड है, आप सोचिए कि आज आज जो है तेजस्वी यादव है, हजारों लोग अगर वहां पर हैं, है ना, और वहां पर अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसका तो दुरुपयोग तुरंत जो है सरकारी एजेंसियां कर लेती हैं, पुलिस के जो है एजेंट्स मुखबिर और वो सब कुछ रहते हैं, पूरे के पूरे आपके मूवमेंट को वो हिलवा देंगे, पूरी पूरी तरीके से वो समाप्त कर देंगे। तो बहुत सारे प्रिकॉशन के आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी, और ये बात क्यों नहीं बात की जानी चाहिए कि आज की तारीख में भी 37% वोट है बीजेपी का, एनडीए का 41% वोट है। आज भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं, जो लोगों ने दिए हैं मतदाताओं ने, वो भाजपा और एनडीए के खिलाफ में 2019 का वोट आज भी है। मोदी जी उससे नीचे जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा रहे हैं। हमें ये जो फैक्ट्स हैं इनको क्यों नहीं रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही, लेकिन राकेश जी मेरा सवाल यह है, क्योंकि यूसुफ साहब ने कई सवाल, कई क्वेश्चन जो है यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन अगर ये 5 राज्यों के हमें हाल ही में जो संपन्न हुए उन चुनावों को अगर हम देखते हैं, और उससे छत्तीसगढ़, और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पर तो कांग्रेस की सरकार थी, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने गारंटीज दी, उन गारंटीज को पूरा करके दिखाया। कर्नाटक का एग्जाम्पल मौजूद था, फिर उन्होंने नई गारंटियां दी और लोगों में एक तरह का एक उत्साह देखने के लिए मिला। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट उसके बरक्स था जैसी उम्मीद की जा रही थी। चंडीगढ़ में आज हम देख रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है। तो एक तरफ तो ये है कि हम ये सवाल ये उठा रहे हैं कि विपक्ष जो है एक नैरेटिव बनाने में, या कांग्रेस उस तरह की गारंटीज वो तमाम करने में कामयाब नहीं हो रही। लेकिन हम 5 राज्यों के चुनाव में देखें तो उसने वो सब कुछ किया। कर्नाटक भी और हिमाचल भी हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि उसकी कमी नजर आती है उन गारंटीज की, जो हम मोदी जी की कहते हैं, चाहे वो गारंटीज झूठी ही सही, क्योंकि जो वो कहते हैं 10 सालों में हमें पता है उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है। और दूसरी तरफ क्या ये भी आप एक चैलेंज देखते हैं कि सीधे तौर पर नहीं तो इस तरह की घपलेबाजी करके चुनाव को जीता जा सकता है, और ईवीएम को लेकर भी तमाम तरह के सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। और आज तो हमने देखा रिटर्निंग ऑफिसर के का इस्तेमाल करके किस तरह से चंडीगढ़ का चुनाव जो है वो जीता गया है। अब बुसरा जी देखिए, यूसुफ भाई ने शुरू में जो बातें कही वो अपनी जगह सही हैं, और सुनीलम जी जो कह रहे हैं वो भी सही है कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है, ईवीएम उनके हाथ में है, व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विपक्ष के सामने आंगन टेढ़ा क्यों हो रहा है? ये स्थितियां अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो जब 1975 का आपातकाल लगा था और उस समय जो विपक्ष इकट्ठा हुआ था वो 19 महीने जेल में रह के आया था। उसकी जेब में तो चवन्नी अठन्नी भी नहीं थी और जनता से पैसा इकट्ठा करने का समय भी नहीं मिला था। तत्काल चुनाव की घोषणा हो गई थी, सत्ता में लौट के आ गया था। लेकिन स्थिति वही थी जो अभी यूसुफ भाई कह रहे थे कि वहां उस समय एक नेतृत्व की विश्वसनीयता काम आई और एक डिलीवरी सिस्टम जो अचानक बनाया गया था वो काम आया। लोगों तक बात पहुंची कि हाँ, सत्ता में बैठे लोगों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां तानाशाही हो गई है। आज स्थिति 1975 से ज्यादा खराब है, लेकिन सुविधाओं और साधनों के मामलों में अब बहुत फर्क आ गया है। ये ठीक है कि चुनाव महंगा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी तौर पर विपक्ष नहीं कर सकता, गैर बराबरी का चुनाव है। लेकिन इस समय हमारे पास जो माध्यम है लड़ने के वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। लेकिन संकट यही है कि ईवीएम की हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन जब हम यात्रा पर निकलते हैं, जब हम सभाओं में जनता के बीच खड़े होते हैं तो ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाते। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मीठा मीठा हाफ कर लें और कड़वा थूक दें। अगर इसे शिकायत है तो लड़िए ना आप चुनाव में, इस मुद्दे को ही लेकर के आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? कोई नहीं बढ़ता। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस चुप है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो जीतना ही था इन राज्यों में, क्योंकि परसेप्शन उसने हम सब लोग मतलब गोदी में तक ये कह रही थी कि इन राज्यों में तो अब भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होने वाली है, कहीं प्रवेश नहीं होगा, कांग्रेस दोबारा वापस आएगी। लेकिन तीनों राज्यों से सफाई एक साथ हुई, यानी घोटाले तो हुए, मशीनों ने अपना काम किया, लेकिन ये मुद्दा अभी तक नहीं बना। मुद्दा कौन सा बन रहा है?
सत्ता पक्ष मुद्दा बना रहा है राम मंदिर में एक विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को, और विपक्ष मोहब्बत की दुकान खोले बैठा है। तो मोहब्बत की दुकानें खोलने से इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर जाकर के जनता को ये बताना पड़ेगा कि आप भी पूरे उफान पर हैं, आपकी कढ़ाई में जो भी मसाला है वो इतना उफानने लायक है कि सत्ता को बदल दे। अगर आप उस स्तर तक नहीं आएंगे लड़ाई के तो ठीक है, ये यात्राएं चलती रहेंगी, हम लोग आपस में बैठ के बहस करते रहेंगे और 2024 का चुनाव भी ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसा अभी 5 राज्यों के चुनाव में हुआ। हम देखते रह जाएंगे, हाथों के तोते उड़ जाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है कि आप ईवीएम के खिलाफ लड़िए ना, बहिष्कार कर दीजिए, बांग्लादेश की तरह बन जाने दीजिए एक बार भारत में भी सरकार बिना विपक्ष की। लेकिन जनता की समझ में तभी आएगा जब विश्वसनीयता विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है वो और बाकी के गठबंधन के दल हैं ये दे पाए तब, अन्यथा स्थितियां बहुत विकट हो रही हैं और मुझे तो कभी कभी डर लगने लगा है कि इस लोकतंत्र का होगा क्या दूसरे दिन। जी बिल्कुल। और इस तरह के जो डर हैं, मैं डाउट नहीं कहूंगी, ये डर जो हैं वो बहुत सारे लोगों के, उन लोगों के जहन में है जो लोकतंत्र और संविधान में पूरी तरीके से यकीन रखते हैं, गांधी की उस विचारधारा में यकीन रखते हैं, देश में सबको साथ लेने की विचारधारा में यकीन रखते हैं। उन तमाम लोगों को ये डर है और उनको ये पता है कि ये चुनाव बेहद असाधारण चुनाव है और उसको असाधारण तरीके से ही लड़ना होगा, उसी पैटर्न पर, उसी तरह से जिस तरह से लड़ते चले आए हैं या पहले से लड़ते रहे हैं, अगर उसी तरह से लड़ेंगे तो चुनाव का हश्र जो है उनके पक्ष में नहीं जाने वाला है। ये पता है विपक्ष को। अब देखना यह है कि ये यात्रा और आगे आने वाले दिन किस तरह से अनफोल्ड होते हैं और क्या कुछ होता है, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जरूर है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को एक बड़ा वेलकम मिला है, लेकिन तेजस्वी के साथ आज क्या होता है और फिर हेमंत सोरेन के साथ क्या होता है, ये बहुत कुछ आगे तय करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को तमाम तरह के विचार सुनने समझने की सलाहियत भी पैदा हो और वो इसको देखें भी। 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।